परसों शाम से बंगाल के एक लोकसभा क्षेत्र के बारे में बिहार में बहुत चर्चा चल रहा है, बंगाल से ज्यादा, और वो लोकसभा क्षेत्र है आसनसोल। परसों जब आसनसोल क्षेत्र से बीजेपी ने पवन सिंह का नाम, सिंगर पवन सिंह, भोजपुरी सिंगर पवन सिंह का नाम लिया तो वो चला। फिर उसके बाद अगले दिन यानी कि कल पूरा दिन ये चला कि पवन सिंह ने वहां से लड़ने से मना कर दिया बीजेपी को, ये धन्यवाद देते हुए कि हम वहां से नहीं लड़ पाएंगे, तो पूरा दिन वो चला। और आज फिर ये खबर चल रही है कि अब पवन सिंह की जगह पे वहां पे अक्षरा सिंह का नाम सामने आ रहा है। अब ये सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या है आसनसोल लोकसभा क्षेत्र में जहां पे कि पहले से ही एक बिहारी बाबू सांसद बने हुए हैं, शत्रुघ्न सिन्हा जी, और अब बीजेपी भी चाहती है कि वहां पे किसी बिहारी को ही वहां पे से लड़ाया जाए, जबकि है वो बंगाल का सीट। तो ये एक सवाल का हम आज आपको जवाब देंगे। दूसरा सवाल जिसका हम आपको जवाब देंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण पवन सिंह ने वहां से लड़ने का फैसला किया कि वो वहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमने कल एक वीडियो बनाया था, आपको बताया था कि वो क्यों नहीं लड़ना चाहते हैं आसनसोल से, उसका हमने जवाब दिया था। उसमें वो आप जाके देख सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका आंसर आपको मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा। आज हम आपको ये भी बता देंगे कि कौन वो व्यक्ति था जो उस पूरे खेल के पीछे था, जिस खेल के बाद पवन सिंह ने मना किया या पवन सिंह का वहां से पत्ता काटा गया, दोनों बात हो सकती है। और तीसरा सवाल जिसका हम आज आपको जवाब देंगे वो ये है कि हमें ये लगता है, न्यूज हंटर्स की टीम को ये लगता है, हमने जो रिसर्च किया, हमने जो आसनसोल लोकसभा क्षेत्र का डेमोग्राफी देखा, वहाँ कास्ट कॉम्बिनेशन देखा, वहाँ का पुराना इतिहास देखा, इलेक्टोरल हिस्ट्री जिसको कहते हैं कि कब कब कौन सांसद बना, क्यों बना, किस मुद्दे पे बना, क्या सेंटिमेंट के आधार पर वहाँ पे चुनाव हुआ है, इस आधार पे जो हमने एनालिसिस किया, उस आधार पे हमें यही लगता है कि बीजेपी के लिए अक्षरा सिंह या किसी बिहारी को लाना वहां से चुनाव लड़ने के लिए ये शायद अच्छा डिसीजन नहीं है, शायद फेवरेबल डिसीजन नहीं होगा। इससे बीजेपी को नुकसान हो सकता है, इससे फायदा नहीं होगा। ये 3 सवालों का जवाब हम आज आपको देंगे। अब शुरू करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल हमारा ये था कि आखिर ऐसा क्या है आसनसोल लोकसभा क्षेत्र में कि हर कोई, सारी पार्टियां, पहले तो ये था कि सिर्फ शत्रुघ्न बाबू वहां से चुनाव लड़े, बिहारी बाबू, अब बीजेपी भी चाहती है, और बीजेपी भी पहले पवन सिंह का नाम ली, वो भी बिहारी, उसके बाद फिर जो अक्षरा सिंह का नाम आ रहा है वो भी बिहारी। तो ऐसा क्या है इस लोकसभा क्षेत्र में? इसका जवाब एकमात्र है। और इससे पहले एक और इसका तथ्य समझ लीजिए कि इस लोकसभा क्षेत्र में 2022 से पहले जब शत्रुघ्न बाबू यहाँ से चुनाव जीते हैं, उससे पहले ज्यादातर, एक सांसद को छोड़ दें तो सारे, आजादी से लेकर के आज तक सारे सांसद, शत्रुघ्न बाबू और एक और थे विकास चौधरी, इन दोनों को छोड़ दे तो सारे सांसद बंगाली ही थे, कोई भी बिहारी सांसद यहां से नहीं बना है। तो फिर ऐसा क्या हो गया 2021-22 के बाद कि शत्रुघ्न बाबू पहले आते हैं, फिर उसके बाद नाम आता है पवन सिंह का, फिर उसके बाद अक्षरा सिंह का, हर कोई यहां से बिहारी को ही लड़वाना चाह रहा है। कुछ तो हुआ है इस 2-4 सालों के अंदर जो कि ऐसा हो रहा है। तो उसका जवाब ये है, जो प्लेन एक जवाब दिया जाता है, जो आपको एक डेटा पे बैठा हुआ आदमी आपको बता देगा, जो ग्राउंड पे नहीं गया है, वो कास्ट का और ये सब चीज़ों को देख करके, माइग्रेशन डेटा देख करके आपको बता देगा। उसका सीधा सा आंसर ये है कि चूंकि आसनसोल क्षेत्र में लगभग 55% बिहारी है और लगभग 45% बंगाली है, इसलिए ऑब्वियस सा लगता है सभी पार्टियों को कि सब चलते हैं 55% की तरफ है। लेकिन सवाल यह है कि 55% जो बिहारी हैं वो आज वहाँ नहीं हुए हैं, वो वहाँ पे कम से कम 5 दशक से वहाँ पे हैं, जो इस पॉपुलेशन के साथ बिहारी वहाँ पे शुरू से इतने ज़्यादा है। वहाँ पे माइग्रेशन हुआ है, जब वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, आज भी 80% पॉपुलेशन वहाँ का अर्बन है, इंडस्ट्री है वहाँ पे कोल माइंस है, तो संथाली वर्कर वहाँ पे माइग्रेट होकर के गए हैं, बिहार के लोग वहाँ पे माइग्रेट होकर के गए हैं, और वो 55% बिहार के लोग हैं, मुंशी अलग अलग पोस्टों पे वहाँ पे काम करते हैं। तो आखिर फिर ये हुआ क्या? क्योंकि डेमोग्राफी भी कोई चेंज हुआ नहीं है, तो फिर हुआ क्या? अब इस सवाल का जवाब पाने के लिए आपको चलना पड़ेगा बाबुल सुप्रियो की यात्रा पर। बाबुल सुप्रियो कलकत्ता के थे, वो लोकल नहीं थे। ज़्यादातर जो आसनसोल लोकसभा क्षेत्र में सांसद बने हैं वो लोकल थे, वो आसनसोल डिस्ट्रिक्ट के आसपास के ही लोग थे, या तो रानीगंज जिले के थे, या तो, क्योंकि पहले रानीगंज और आसनसोल एक ही जिला हुआ करता था, तो आसपास के ही थे, दूर से कोई नहीं आया था। बाबुल सुप्रियो दूर से आए थे और आकर के यहाँ पे चुनाव लड़े थे 2014 में, और बीजेपी के लिए लड़े थे, और बीजेपी की पहली जीत थी इस जगह पे। तो
वो जो जीत मिली बाबुल सुप्रियो को, वो एक अलग सेंटिमेंट लेकर के आते हैं और उससे जीतते हैं। एक अलग कैलकुलेशन लेकर के आते हैं, एक चुनावी समीकरण लेके आते हैं और उससे वो जीतते हैं। और इनकी यात्रा को, बाबुल सुप्रियो की आसनसोल आने और फिर आसनसोल से जाने की यात्रा के बीच के सफर को अगर आप समझ लेंगे सही से सारा डेटा के साथ, तो आप इस बात को समझ जाएंगे कि क्यों जहां पे एक भी सांसद बिहारी नहीं होता था, एक भी कैंडिडेट बिहारी नहीं होता था किसी भी पार्टी का, वहां पे आज दोनों सबसे बड़ी पार्टियों के कैंडिडेट बिहारी हैं। आपाधापी हो रहा है। अब शुरू करते हैं 2014 से। 14 में वो चुनाव लड़ते हैं। 14 से पहले थोड़ा सा इसकी भूमिका बना लेते हैं 2011 से। 11 में पहली बार ऐसा हुआ था कि वहाँ पे बहुत 30-35 साल की लेफ्ट की सरकार गिरी थी। ममता बनर्जी वहाँ पे सरकार में आई थी, लेफ्ट वहाँ पे हारी थी। 11 के चुनाव में हुआ ये कि चूंकि लेफ्ट के लोग ज़्यादातर वर्कर और कास्ट वगैरह के नाम पे वो लोग बहुत कम मोबिलाइजेशन करते हैं, या इनसाइडर आउटसाइडर बंगाली ये सब आइडेंटिटी के नाम पे या भाषा के नाम पे कम वो लोग फोकस करते हैं चुनावों में। वो लोग किसान मजदूर इसके नाम पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो लेफ्ट ने कभी यहाँ पे बिहारी, नॉन बिहारी, बंगाली, बिहारी भाषा ये सब कभी नहीं किया था। बहुत सटल ढंग से हुआ होगा, हल्का फुल्का हुआ होगा। जब यहाँ पे 11 का चुनाव हो रहा होता है, तब जो ममता दीदी एंटर करती है, तो ममता दीदी के जो कार्यकर्ता होते हैं, टीएमसी के जो कार्यकर्ता होते हैं, वो यहाँ पे इसी सेंटीमेंट के साथ बहुत दबे हुए स्वर में इस सेंटीमेंट के साथ यहाँ पे एंटर करते हैं चुनाव लड़ने के लिए। वो बंगाली लोगों को भड़काते हैं कि देखो सब बिहारी लोग तुम्हारा चीज पे कब्जा किए हुए हैं। आसनसोल है बंगाल में, लेकिन सब कब्जा किए हुए ये लोग, ये सेंटीमेंट भड़काते हैं। क्योंकि बंगाल में जो मजदूर का एक कम्युनिटी है बौरी, वो सबसे ज़्यादा मजदूरी करती है। लेकिन और भी जो कम्युनिटीज़ हैं, जो बिहारी कम्युनिटी है, वो मुंशी वगैरह का काम ज़्यादा करती है। तो यानी कि मास्टर वाला जो क्लास है वहाँ पे, वहाँ के कोल माइंस में, वहाँ के कोयला के खदान में, वहाँ के फैक्ट्रियों में वो बिहारी ज़्यादा है। तो वो डेवलप किया कि देखो ये तुम्हारा मालिक है, तुम्हारा शोषण करता है, ये बिहारी है। इस सेंटिमेंट के आधार पे वो चुनाव लड़ते हैं। और 2011 के चुनाव में टीएमसी को 5 सीटों पर जीत मिलती है। और वो पांचों सीट वो सीट होते हैं जो हाईली इंडस्ट्रियलाइज होते हैं। इसके साथ साथ टीएमसी एक और खेला खेलती है, वो मुस्लिम वाला खेला करती है। और मुस्लिम वाला खेला और बिहारी वाला खेला, बिहारी और बंगाली वाला खेला जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ कैसे है कि टीएमसी आकर के बिहारियों को कहती है कि देखो ये सब लोग तुम्हारे ऊपर, टीएमसी आकर के बिहारियों को कहती है, इसको बंगालियों को कहती है कि देखो तुम्हारा बिहारी सब लोग कब्जा कर रहा है। और उधर मुसलमानों को प्रमोट करती है। इस सेंटीमेंट के आधार पर ये जो बाइपोलराइजेशन किया टीएमसी ने, उसके आधार पर वो 5 सीट जीतती है। मात्र सिर्फ 2 सीट वहां से नहीं जीत पाती है। 2 सीटों के ऊपर लेफ्ट की वहां पे जीत होती है। अब आ जाइए 14 का इलेक्शन। इस सेंटिमेंट एंटी टीएमसी का जो वोट कोर था, बंगाल विरोधी या फिर बिहारियों के विरोध में जो वोट बटोरा गया, और प्रो मुस्लिम वोट, ये 2 वोट को उन्होंने बटोरा। जब बाबुल सुप्रियो आते हैं, वो भी बाहर से आते हैं। तो चूंकि बाबुल सुप्रियो आते हैं बंगाल से, उससे कलकत्ता से बाहर के हैं, वो भी बिहारी भी बाहर से आया हुआ है, तो उनके बीच में एक संबंध स्थापित होता है और इसी चीज़ को वो पकड़ते हैं। बिहार के लोग थोड़ा ज़्यादा हिंदू के नाम पे सेंटिमेंटल थे। तो बाबुल सुप्रियो ने कहा कि देखो तुम्हें जो है तुम्हें बदनाम किया जा रहा है, बिहारियों को बदनाम किया जा रहा है, बाहर के लोगों को बदनाम किया जा रहा है, सब लोग यहाँ पे एक साथ मिलजुल करके रहे। और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा, जो बिहारी वोटर थे, कि देखो तुम्हारे सारे हक हकूक जो हैं, अधिकार हैं, वो मुसलमानों के साथ अपीजमेंट करके टीएमसी तुम्हारा साथ गलत कर रही है। तो जो एंटी मुस्लिम वोट था और जो प्रो बिहारी वोट था, ये दोनों वोट एकजुट हुआ। बीजेपी ने एकजुट किया, बाबुल सुप्रियो ने, और इसको लेकर के वो गए और चुनाव लड़ते हैं और इसके कारण उनको वहां पे जीत मिलती है। अब इसमें एक पॉइंट और ले लीजिए कि इस एंगल से वहां पे प्रयास और भी पहले से चल रहा था। आपको एक और डाटा मैं आपको दे दूं कि 2011 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, बंगाल विधानसभा चुनाव में 7 टोटल क्षेत्र हैं, विधानसभा क्षेत्र हैं जो आसनसोल लोकसभा क्षेत्र में आते हैं। उस 7 में से 5 जो सीट दिया गया वो बिहारियों को दिया गया था बीजेपी की तरफ से। तो आप इस चीज़ को समझे कि प्रो बिहारी सेंटिमेंट बनाया जा रहा था बहुत लंबे समय से बीजेपी के द्वारा, एंटी बिहारी सेंटिमेंट बनाया जा रहा था टीएमसी के द्वारा। प्रो मुस्लिम टीएमसी सेंटिमेंट बना रही थी, एंटी मुस्लिम
बीजेपी सेंटिमेंट बना रही थी। और इसी सेंटिमेंट के दम पर 2011 में तो सफलता नहीं मिली, लेकिन 2014 में बाबुल सुप्रियो को सफलता मिल गई बिहारी वोटर और नॉन एंटी मुस्लिम वोटर के हाथ से। लेकिन 2016 के इसके बाद चुनाव आता है। 2016 के चुनाव में भी अब शिफ्ट आता है। 2016 में फिर से बीजेपी और स्ट्रांग होती है। 2016 के चुनाव में जो 2 सीट 2011 में मिला था लेफ्ट को, वो 2 सीट चला के आ जाता है बीजेपी के पास है और लेफ्ट को 0 हो जाता है। टीएमसी 5 के 5 पे रहती है। लेकिन इसमें एक और मामला गड़बड़ाता है। मामला ये गड़बड़ाता है कि यहाँ पे धीरे धीरे अब चीज़ें पलटनी शुरू होती है। जो प्रो बिहारी सेंटिमेंट, जो प्रो बिहारी एक स्टैंड लिया था बंगाल का बीजेपी ने, आसनसोल का बीजेपी ने, बाबुल सुप्रियो का बीजेपी ने, उसके खिलाफ बंगालियों के जो बीजेपी के लोग थे उनके खिलाफ एक सेंटिमेंट जगता है। और 2016 के इलेक्शन में जहां पे 5 लोगों को, 5 बिहारियों को टिकट दिया गया था, वो घटा करके मात्र 2 पे समेट दिया गया। सिर्फ 2 बिहारी को टिकट दिया गया 2016 के बंगाल विधानसभा चुनाव में। लेकिन बाबुल सुप्रियो अपने उस समीकरण, चुनावी समीकरण पे अड़े हुए रहते हैं। और 3 साल के बाद जब वो लड़ते हैं चुनाव फिर से 2019 में, तो फिर से उसी समीकरण के साथ, उसी एंटी मुस्लिम, उसी प्रो बिहारी के साथ वो लड़ते हैं और उसको जीत जाते हैं चुनाव को। 2019 में भी जीतते हैं वो। लेकिन इस बीच में बाबुल सुप्रियो कमजोर हो रहे थे। बाबुल सुप्रियो कमजोर इसलिए हो रहे थे क्योंकि आसनसोल के भीतर ही जो बीजेपी के बंगाली कार्यकर्ता थे वो उनके खिलाफ हो रहे थे और वो धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहे थे। क्योंकि आप देखिए 2011 में सिर्फ 2 बंगाली लोगों को मिला था विधानसभा का सीट टिकट आपके आसनसोल में। 16 में वो बढ़कर के आपका हो गया 5। और जो 21 में चुनाव होगा, 19 के बाद बाबुल सुप्रियो के फिर से सांसद बनने के बाद, उसमें सिर्फ 1 बिहारी को दिया जाता है टिकट। और इसी समय एंट्री होती है शुभेंदु अधिकारी की 2021 के इलेक्शन में, और वही ये सारा खेला करते हैं। और शुभेंदु अधिकारी आते हैं और जो प्रो बंगाली वोटर था या प्रो बंगाली जो आपके कार्यकर्ता थे बीजेपी के, उनको बल मिलता है और बाबुल सुप्रियो इसमें वीक होते हैं। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। उस सेंटिमेंट को लेकर के बाबुल सुप्रियो वीक होते चले जाते हैं। बिहारी का वहाँ पे डिसएंचेंटमेंट होना शुरू होता है, यानी कि बिहारी वोटर जो है वो बीजेपी से छटकती है। यानी कि बंगाली वोटर को अपने कब्जे में करने के लिए बिहार बीजेपी ने, यानी कि शुभेंदु अधिकारी के बीजेपी ने बिहारी बीजेपी वोटरों को छटका दिया अपने आप से। और उसका नतीजा ये हुआ कि जब 2022 में इलेक्शन होता है, आसनसोल का बाई इलेक्शन होता है, बाबुल सुप्रियो इतने नाराज हो जाते हैं इस तरह, ये जो शिफ्ट हो रहा होता है, क्योंकि उनका कोर वोटर था बिहारी, और वो बिहारी वोटरों को शुभेंदु अधिकारी और वहाँ के लोकल लीडरशिप नाखुश कर रहे थे। तो उन्होंने रिजाइन दिया और फिर वो टीएमसी में चले गए। अब यहाँ से शुभेंदु अधिकारी स्ट्रांग होते हैं। शुभेंदु अधिकारी 7 में से 6 सीट दे देते हैं बंगालियों को। लेकिन इसका रिएक्शन होता है बिहारी पॉपुलेशन में। टीएमसी इस चीज़ को भाप लेती है। टीएमसी जो अभी तक बंगाली को लोकसभा क्षेत्र से दे रही थी, टिकट दे रही थी, उसने बाई इलेक्शन में एक बिहारी को टिकट दे दिया, क्योंकि वहाँ पे सेंटिमेंट जगा हुआ था। आप बीजेपी ने 7 में से 6 दे दिया है नॉन बिहारियों को, बिहारी को कोई दे नहीं रहा है वहाँ पे स्पेस। टीएमसी ने वो स्पेस दे दिया, बिहारी बाबू को लड़ा दिया। सारा का सारा बिहारी 55% जो है वो सब आकर के टीएमसी को वोट कर दिए। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम चल नहीं पाया 2022 के बाई इलेक्शन में। और उसके साथ साथ टीएमसी का अपना वोट बैंक था बंगाली लोगों के बीच का, वो भी उनके पास चला गया। इन दोनों से हुआ ये कि बीजेपी को अब लगने लगा 2022 के इलेक्शन हारने के बाद कि हमने कुछ पॉलिसी लेवल पे आसनसोल में गड़बड़ कर दिया। और गड़बड़ यही किया कि हमने बिहारी जो कोर वोटर थे उनको हमने छटका दिया है बंगाली वोटर को अपने साथ करने के चक्कर में। और अब जो बीजेपी कर रही है, पवन सिंह को लाने का प्रयास कर रही है, या फिर उसके बाद पवन सिंह के जाने के बाद अक्षरा सिंह को लाने का प्रयास कर रही है, वो उसी समीकरण को कैलकुलेट करने के प्रयास में ऐसा काम कर रही है। वो चाहती है कि जो हमसे यानी कि जो बीजेपी से बिहारी पॉपुलेशन, जो एंटी मुस्लिम पॉपुलेशन, जो बिहारी पॉपुलेशन था, वो जो छटका है उसको हम फिर से वापस लाएं, हम एक कैंडिडेट दे करके।
लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि अगर उस 55% के पीछे बीजेपी और टीएमसी दोनों पड़ जाएगी तो 45% क्या क्या होगा। आपने पोलराइजेशन तो कर दिया है, अभी आप बिहारी बाबू वो ऑलरेडी दे चुके हैं, शत्रुघ्न सिन्हा बिहारी के नाम पे उनको वोट मिलेगा, उसके ऊपर से मुस्लिम का कोर वोट है टीएमसी के पास, मुस्लिम भी उसे वोट दे देगी, तो फिर आप तो कमज़ोर पड़ जाएंगे। आपके अगर आपने बीजेपी के लिए जो होना चाहिए बेहतर ये कि अगर आपने एक बार बंगाली सेंटिमेंट को जगाया है, आपने उसके नाम पे पॉलिटिक्स की है और आपने 2 सीट जीता है, बाकी 5 सीटों पे 2021 के इलेक्शन में सेकेंड पोजीशन पे रहे हैं, आपने 7 के 7 सीट पे लेफ्ट को तीसरे नंबर पे ढकेल दिया है। और आप इस चीज़ को भी नोट कीजिए कि 2021 के इलेक्शन में भले ही 7 में से मात्र 2 सीट मिला हो आसनसोल में बीजेपी को, लेकिन वोटिंग परसेंटेज बहुत बड़ा है, 41% वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है 2021 के बंगाल विधानसभा इलेक्शन में। 41% बहुत बड़ा होता है। अब उसके पहले जब जाएंगे 2016 में बीजेपी को 30% मात्र वोट मिला था, वो 41% हुआ है। आपने वो जो 30 को 41 किया है वो उस बिहारी सेंटिमेंट के कारण किया है। 11 में आपके मुश्किल से 3% वोट थे बीजेपी के, 3 से वो जो आज 41% तक पहुँचे हैं वो हुआ है एंटी बिहारी सेंटिमेंट के कारण। तो उसको आप अगर कैश करना चाहते हैं तो आपको एक बंगाली कैंडिडेट देना पड़ेगा ताकि वो 45% एकजुट हो। और कुछ मोदी जी के नाम पे तो वोट मिलेगा ही आपको बिहारियों का, या फिर जो आउटसाइडर हैं। तो जिस तरह से टीएमसी टारगेट कर रही है प्रो बिहारी लेकर के, बिहारी प्लस मुस्लिम उनका कोर वोट बैंक, उसी तरह से बीजेपी को ये चाहिए कि प्रो बंगाली वोट एक तरफ करें और साथ में मोदी जी का जो अपना पर्सनल मोदी जी के नाम पे जो वोट मिलता है वो वोट, तभी बीजेपी यहाँ पे फाइट में आ पाएगी। नहीं तो वही हाल होगा जो 2022 के बाई इलेक्शन में हुआ है। शत्रुघ्न सिन्हा 3 लाख से ज़्यादा वोट से जीते थे। इसमें अगर मैं आपको जो बाबुल सुप्रियो 2 इलेक्शन में लड़े थे, थोड़ा सा इसको रिकैप अगर आप करना चाहें तो उसको मैं और थोड़ा सा डिटेल में अगर आपको बताना चाहूँ तो वो ये था कि आप देखिएगा कि 2019 और 14 के इलेक्शन में कैसे शिफ्ट लेता है सीट। जो सीट 2014 में बाबुल सुप्रियो के पास है, सबसे ज़्यादा वहाँ पे वोटों के अंतर से जीत रहे हैं, जिस विधानसभा सीट से सबसे ज़्यादा वोट बाबुल सुप्रियो को 2014 में मिल रहा है वो चेंज हो रहा है 2019 में। और वो चेंज होने के पीछे कारण यही है कि जो बंगाली डोमिनेटेड एरिया है वहाँ से बाबुल सुप्रियो को वोट कम होते चला जा रहा है और जो बिहारी वाला है वहाँ से उनका वोट बढ़ा है। लेकिन इसके बावजूद स्टैंड बिल्कुल उल्टा लेती है बीजेपी और उस स्टैंड का उसको फायदा भी होता है। बाबुल सुप्रियो वहाँ से जाते हैं तो जो 3 सवाल हमने शुरू में किया था उसका जवाब यही है। पहला सवाल कि क्यों दोनों पार्टियां बिहारी के ऊपर कर रही है, मेरे ख्याल से ये पॉलिसी ही गलत है, बीजेपी को ये नहीं करना चाहिए। दूसरे का जवाब हमने दे दिया था क्यों बिहारी को इतना ज़्यादा, पवन सिंह को क्यों हटाया गया, ये हमने पिछले वीडियो में भी दिया, इसमें भी उसकी झलक दे दी। किसने हटाया? शुभेंदु अधिकारी सबसे इंपॉर्टेंट। देखिए सेंट्रल लीडरशिप जो होती है ना वो डाटा के आधार पे कैलकुलेशन करती है और डाटा यही कहता है कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे वोटर बिहारी है, बाहर का है तो एक बिहारी को दे दो। लेकिन जब आप ग्राउंड रिपोर्ट पे जाते हैं, जब लोगों से बात करते हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में आपसी फूट क्या है, ये सब सभी चीज़ों को समझते हैं, तब वो समझ में आता है कि यहाँ पे मामला कुछ और है। तो हुआ ये था कि पवन सिंह का नाम सेंट्रल लीडरशिप ने फाइनल किया। शुभेंदु अधिकारी जी ने पूरी संभावना है कि उसका विरोध किया, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी और जो लोकल लीडरशिप है आसनसोल का बीजेपी का, उन्होंने विरोध किया और इस विरोध के कारण उनका सीट काटना पड़ा। अब आ रही है बात, अब बहाना क्या बनाया गया कि पवन सिंह ने बंगालियों के खिलाफ बोला है, तो अब सेंट्रल लीडरशिप कह रही है, हालांकि उन्होंने मेन कारण नहीं दिया है। जो आसनसोल के बीजेपी के लोकल लीडरशिप है वो असली कारण, जो कारण मैं बता रहा हूँ, ये सेंट्रल लीडरशिप को नहीं बताया कि इस कारण से हम मना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं ये बंगालियों के खिलाफ बहुत गाना गाए हैं इसलिए हम इनका विरोध कर रहे हैं। तो अब सेंट्रल लीडरशिप कह रही है कि ठीक है, आप अगर इनके गाने के कारण विरोध कर रहे हैं तो फिर अक्षरा सिंह से लड़वा लीजिए। अभी वो भी कारण तो है नहीं, असली कारण तो ये है। तो अगर अक्षरा सिंह भी वहाँ से लड़ती है, पहले तो अक्षरा सिंह को वहाँ पे लड़ने का कोई लॉजिक बनना नहीं चाहिए, अगर लड़ती है
तो बीजेपी की हार हमारे असेसमेंट के हिसाब से वहाँ पे होगी, 100% उनकी हार होगी। और तीसरा जो सवाल था कि क्यों यहाँ पे अक्षरा सिंह को नहीं लड़ना चाहिए, अक्षरा सिंह ऑलरेडी जन स्वराज में है, अगर वहाँ पे जाते हैं बीजेपी के साथ हार उनकी तय है और उनका पॉलिटिकल करियर स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो सकता है। ये था हमारा छोटा सा एनालिसिस आसनसोल के ऊपर। ये हमारा दूसरा एनालिसिस है। कल वाली वीडियो को भी आप देखिए, कमेंट कीजिए, हमें बताइए आपको कैसा लगा, हमारी कमियों को बताइए, क्योंकि हम भी इंसान हैं, हमसे गलतियां होगी, हमसे गलतियां होती है, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। आप हमारे लिए आपने हमें इतना समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार, देखते रहिए न्यूज़ हंटर्स।